सरकार तो दो चार मौके पर हिंदी बोलकर हिंदी की चैंपियन हो गई, मगर अपनी भाषा में प्रतिभा का परिचय देने की मांग करने वाले इन छात्रों को हिंदी मीडियम यानी दोयम दर्जे का ब्रांडेड कर दिया गया। इन छात्रों की मांग को लेकर कई पक्ष हो सकते हैं और हो सकता है कि इनकी मांग तकनीकी आधार पर गलत भी हो, लेकिन जिस तरह से इनकी पिटाई होती रही और समाज, सरकार और विपक्ष का बड़ा हिस्सा चुप रहा, वो बताता है कि हम भाषाई छात्रों के प्रति कितना संवेदनशील है। सीसेट विरोधी आंदोलन में शरीक ये जतिन है जो मानते हैं कि इससे सिर्फ अंग्रेजी और टेक्निकल छात्रों को लाभ हो रहा है। अंकित जो है वो सीसेट के पक्ष में है, कहते हैं कि विदेश सेवा में बिना अंग्रेजी पर के दुनिया के मंच पर कैसे बात रखेंगे। वैसे यह भाषा की जांच करने वाला इम्तिहान नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट है। फेसबुक पर किसी ने लिख दिया कि इस लिहाज से प्रधानमंत्री के लिए भी अंग्रेजी अनिवार्य हो जाए। बीबीसी की साइट पर एक दलील यह मिली कि ऐसा क्यों ना हो कि अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देने वाले छात्र भी 10% सवालों के जवाब किसी भी क्षेत्रीय भाषा में दे दे जहां से वो आते हैं। वैसे तथ्य यह है कि आईएएस बनने के बाद जिस राज्य में तैनाती होती है वहां की भाषा सीखनी पड़ती है। इस दलील से अंग्रेजी भी बाद में सीखी या सिखाई जा सकती है। हमें दलील और बदकुच्चन में फर्क समझना होगा। इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया में आईएएस अफसर श्रीवत्स कृष्णा का लेख और द हिंदू में अनीता जोशुआ की रिपोर्ट को भी चर्चा के संदर्भ में लाना चाहता हूं। श्रीवत्स ने लिखा है कि क्या कोई आईआईटी, आईएम या जीमेट परीक्षाओं के लिए ऐसी मांग करने का साहस करेगा? अखिल भारतीय परीक्षा के लिए सभी विषयों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना होता है। भारत और उसकी संस्थाएं ग्लोबल हो रही हैं। सीसेट रटंत विद्या की जगह विश्लेषण करने की क्षमता, तर्क बुद्धि पर जोर देता है और बेसिक अंग्रेजी की जांच करता है। अगर कोई 10वीं या कक्षा का गणित या अंग्रेजी का पर्चा हल नहीं कर सकता तो आईएएस नहीं बनना चाहिए। हिंदी के खिलाफ जिस साजिश की बात हो रही है वो हर इम्तिहान पर लागू हो सकती है, यह भी तो हो सकता है। खैर, हिंदू में अनीता जोशुआ ने दूसरे तर्कों को सामने रखा है। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आंदोलनकारी छात्रों के समानांतर और भी दलीलें आ सके। अनीता का विश्लेषण बताता है कि 2010 के इम्तिहान में ग्रामीण पृष्ठभूमि के 29.3% उम्मीदवार चुने गए थे, जो 2011 में घटकर 27.13 हो गया। मगर यह कहना सही नहीं है कि सीसेट के कारण ही हुआ है। पुराना फॉर्मेट में भी ग्रामीण उम्मीदवारों में गिरावट शुरू हो चुकी थी, लिहाजा इसके कारण कहीं और भी हो सकते हैं, सीसेट में ही नहीं। 2011 में मेंस में प्रमुख परीक्षा में हिंदी में निबंध का चुनाव करने वाले छात्रों की संख्या थी 1682, जबकि 2012 में 1956 हो गई, बढ़ गई। कन्नड़, तमिल, तेलुगु में भी यही देखा गया है। मैं अपनी चर्चा को इस विवाद के संदर्भ में घटिया अनुवाद के आसपास अब नहीं रखना चाहता, क्योंकि इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। क्या हम इस सवाल को राजनीतिक नजरिए से देख सकते हैं कि जब कोई प्रधानमंत्री चीन के प्रधानमंत्री के सामने हिंदी बोलकर देश के लिए राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर सकता है, तो अंग्रेजी की तरफ झुकी जा रही हमारी तमाम परीक्षाओं को भारतीय भाषाओं की तरफ क्यों नहीं मोड़ा जा सकता है? यह भी ध्यान में रखिएगा कि पिछले 2 दशकों में देश भर में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का प्रसार हुआ है। हर कोई इंग्लिश मीडियम में डालना चाहता है और डाल रहे हैं। हमारे पास इस बात की जांच का कोई मुकम्मल पैमाना नहीं है, सिर्फ धारणाओं के अलावा, कि प्रतिभाएं सिर्फ गांवों या स्थानीय भाषाओं में ही हो सकती हैं। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, पुराने सिविल सर्वेंट रहे हैं। योगेंद्र यादव साहब हैं जो आपके सदस्य हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। विजय गोयल जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के। और सुधीर कृष्णा जी हैं, वह हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर जी जो पूर्व सचिव रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय। पहले मैं विकास से जानना चाहता हूं मोटा मोटी 2-3 बात, अब वो अनुवाद वाले बात को हम छोड़ देते हैं। ये अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर हम अचानक से इतने उत्साहित और आशान्वित क्यों हो गए हैं? क्या उसमें सीसेट को खत्म करने की बात है? क्या उसमें अंग्रेजी का जो प्रावधान है उसको समाप्त करने की बात है? क्या है इसका मैंडेट, जरा संक्षेप में बता दीजिए। दरअसल ये एक गप ज्यादा है, वास्तविकता कम है। वास्तविकता क्या है मैं बताता हूँ आपको संक्षेप में। एकदम संक्षेप में। दीननाथ बत्रा वर्सेस भारत संघ का मामला था। ये शिक्षा बचाओ आंदोलन वाले। 31 मई 2013 को उसका जजमेंट आया। उनका केस इसी बात पर था कि सीसेट में जो 9 सवाल आते हैं प्योर इंग्लिश में, वो नहीं आने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 पैरा का जजमेंट दिया। 29वें में कहा कि यूपीएससी के तर्क गलत हैं। 30वें में कहा कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। 31वें में लास्ट में कहा इसके बाद भी यूपीएससी को चाहिए कि 3 महीने में कमेटी बिठाए जो 6 महीने में रिपोर्ट देगी, 3 महीने के बाद 6 महीने में, और उसके तहत विचार किया जाए कि ये 9 क्वेश्चन सही है या गलत है। कमेटी उसके लिए बैठी।
ठीक 9 महीने बाद बैठी, लेट बैठी, उसके लिए बैठी। इस कमेटी को सिर्फ ये बताना था कि इंग्लिश के 9 क्वेश्चंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो इस सीसेट कमेटी होना से चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं सीसेट से कोई मतलब नहीं। जबकि आपकी मांग है कि सीसेट नहीं होना चाहिए, है ना। सीसेट में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी मांग तो ये है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में इतना भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों में भेदभाव है। ठीक है, लेकिन एक मांग ये है कि सीसेट हटना चाहिए क्योंकि वो भेदभाव करता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी दलीलें आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये भेदभाव की बात सही नहीं है। इसको सिर्फ अगर आप हिंदी की नज़र से देखेंगे तो हो सकता है कि लगे, लेकिन तमाम ऐसे 20-22 विषय हैं जो कैटेगरी बनाई जाती है यूपीएससी की, पीएचडी से लेकर बीए ऑनर्स तक, उन सब के कैटेगरी से देखें तो किसी में 18% है, किसी डॉक्टर 18% सबसे ज़्यादा बनते हैं, है ना। किसी एक साल का मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं 5% बनते हैं, कोई 4% बनते हैं, कहीं 13% LLM वाले बनते हैं। तो आप हिंदी या सोशल साइंस या इस तरह से लेके ये दलील देना शायद ठीक नहीं होगा। नहीं, तर्क आपके पास जितने भी हैं, हाँ। आप लाइए, मैं एक को खारिज करने को तैयार हूँ। इसी का जवाब दीजिए ताकि मैं बाकी लोगों पे जाऊँ। हाँ। अभी पहली बात तो ये बात केवल हिंदी की है नहीं, सारी भारतीय भाषाओं की है। कैसे है सारी भारतीय, जैसे गुजराती का कैसे, तमिल की तरफ से आंदोलन शुरू हो गया है। हाँ। फेसबुक पे फोटोज हैं उसकी। हाँ। कन्नड़ में आंदोलन है। आज सरकार से 5 लोग मिलने गए, उनमें से 2 मराठी के थे, एक कन्नड़ का था, एक उड़िया का था। तमिल लोग मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी फोटो फेसबुक पे चल रही है। हाँ। सबका मूवमेंट है। अच्छा। और इसलिए ये कहना कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश, नहीं, मूवमेंट की बात नहीं। आप मुझे बताइए, एक संक्षेप में बता, अगर आप बताने की स्थिति में हैं कि गुजराती के छात्रों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है या तमिल के छात्रों के साथ नंबर इस नीति से नंबर 1। हाँ। प्रीलिम्स में सीसेट में 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आते हैं। हाँ। आईएएस बनने के लिए इंग्लिश और भारतीय भाषा दोनों चाहिए। हाँ। आईएएस बन के आप जिस भी स्टेट में काम करेंगे, इस समय भारत के लगभग हर स्टेट में वहां की लैंग्वेज में काम चल रहा है पूरा का पूरा। तमिलनाडु का व्यक्ति यूपी आएगा तो हिंदी में ही काम करेगा, इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी चाहिए तो भारतीय भाषा भी चाहिए। और इन दोनों का एग्जाम 1979 से मेंस में हो रहा है, लगातार हो रहा है। इंग्लिश का किसको विरोध है? जितने लोग आईएएस बनते हैं किसी मीडियम से भी, वो इंग्लिश का 300 नंबर का एग्जाम देते हैं और उस इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। तो इसे इंग्लिश से विरोध नहीं है, इंग्लिश से नहीं है, इंग्लिश तो दे रहे हैं सब लोग। ठीक है। अगर आपको लगता है प्रीलिम्स में चेक करने तो इंग्लिश के साथ, ये धारणा बन गई कि आप अंग्रेजी नहीं चाहते हैं, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। चलिए, अगर आपको प्रीलिम्स में लगता है कि भाषा चेक करनी है, हालांकि एप्टीट्यूड और भाषा में संबंध समझ में नहीं आता है, अगर है तो आप इंग्लिश के साथ 10 क्वेश्चन केवल भारतीय भाषा में रख दीजिए, बराबर कर दीजिए। ट्रांसलेशन आप 30-35 सवाल इंग्लिश से हिंदी में करते हैं, इसको उल्टा करके देखिए ना एक बार। हाँ, मैं एक वाक्य बोलता हूं, आप जरा बताइए। नहीं, उसका हो गया, वो स्टील प्लांट वाला हो गया। उल्टा कर रहा हूं, उल्टा। हिंदी का पैसेज है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और सवाल पूछ के देखते हैं। मैं इंग्लिश में वाक्य बोलता हूं, बताइए इसका मतलब क्या है? मुझे यूपीएससी से वैसे भी नहीं देना। एक वाक्य, बिकॉज ही ईट्स सो मच चाइनीज, दैट इज बहुत ज्यादा चाइनीज खाता है, दैट इज व्हाई ही हैज फ्लावर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, ठीक है, फिर आगे। क्योंकि वह बहुत चीनी खाता है इसलिए फूल गया है। फूल गया है। हाँ। अगर इसका अनुवाद ये कर दे, कौन जवाब देगा इसमें? तो इतने बड़े मुद्दे को हंसी मजाक में टाल देना, उन बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई 2011, 12, 13 में लास्ट अटेम्प्ट जिनका था। ट्रांसलेशन गलत हुआ, क्वेश्चन गलत हुए, बाहर निकल गए, कोई रिलीफ नहीं, कंपनसेशन नहीं, क्यों? तो ये तो मुझे आप अब बाकी और मेहमानों के पास जाना है, ठोस बता दें कि आप क्या चाहते हैं। सीसेट में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बदलाव। नंबर 1, सीसेट में सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन हटने चाहिए। हाँ। नंबर 2, कॉम्प्रिहेंशन या तो रिवर्स हो या पूरी तरह से हटे। हाँ। नंबर 3, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल सही अनुपात में हो, किसी तकनीकी पृष्ठभूमि को विशेष फायदा न मिले, रहे अनुपात ठीक हो। नंबर 4, मेंस की आंसर शीट्स केवल इंग्लिश में होती है। ये कहा जा रहा है कि आप लोग दुनिया के पहले परीक्षार्थी जो तय कर रहे हैं कि इम्तिहान कैसे लिया, तय नहीं कर रहे, मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग हर जगह होती है, केवल मांग कर रहे हैं। कोई आईआईटी वाला, आईएम वाला नहीं, ऐसा आईआईटी में कुछ साल पहले हिंदी मीडियम की बात हुई थी, मांग हुई थी, इसमें क्या दिक्कत? मांग हुई थी। आईआईटी का ट्रेंड चेंज हुआ 4 साल पहले, हुआ ये चेंज, उसमें क्या समस्या है? चौथी बात, मुख्य परीक्षा में मॉडल आंसर केवल इंग्लिश में क्यों बनते हैं जबकि लिखते सब भाषाओं में लोग हैं? 5वीं बात, इंटरव्यू में इस बात से तो मैं सहमत हूं आपकी बात से कि आपको जो कॉपी चेक किया जाता है उसके लिए मॉडल आंसर सभी भाषाओं में बनने चाहिए। आपको सबसे सहमत होना पड़ेगा। आप आर्गुमेंट कीजिए मेरे साथ। ठीक है। नंबर 5, इंटरव्यू में सारी भाषाओं के एवरेज स्कोर निकलवा के देख लीजिए, कम से कम 25 नंबर का अंतर आएगा इंग्लिश और बाकी भाषाओं में। क्यों है? हर चीज पे कमेटी बिठाते हैं, इस पे कमेटी क्यों नहीं बिठाई? ठीक है, ठीक है। एक मोटा मोटी अंतर विजय गोयल साहब इन्होंने बता दिया है। आप कई दिनों से कह रहे हैं, आज आपकी पार्टी में भी पार्टी के दफ्तर पे राम माधव और कई नेताओं ने छात्रों से और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच आपकी सरकार इस स्थिति में है या वो करेगी कि ये इम्तिहान टाल देगी या रद्द कर देगी? ठीक है, इसके बारे में कुछ आप लोगों के संकेत मिले हैं क्या, या
यूपीएससी को आप तय करने देंगे कि वो अपने हक में क्या फैसला लेती है? देखिए रवीश, पहली बात यह है कि कुछ चीजों के उत्तर तो मैं सीधे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी सरकार को उस पर फैसला लेना बाकी है जी। बाकी ये बात ठीक है कि ये जो समस्या है ये अभी की समस्या नहीं है। सीसेट जो है वो 2011 में लागू हुआ था, अब 2014 है। इन 3-4 सालों के अंदर मुझे नहीं ध्यान है कि कोई आंदोलन हुआ था क्या, मुझे नहीं मालूम सरकार के सामने क्या समस्या आई थी। पर पहली समस्या ये तब उठी जब दीनानाथ बत्रा जी वर्सेस अदर्स का जो केस हुआ था उसके अंदर ये सबसे पहले हुई। और वो फिर पिछले साल थी, वो फिर उसमें जो कमेटी बनाने की बात की थी वो पिछली सरकार ने कमेटी बनाने में भी देरी करी और कमेटी की रिपोर्ट भी आई और एक्सटेंशन के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं हो पाई थी। किंतु मेरी सरकार ने, जो एनडीए की सरकार थी, उसने एक चीज जरूर किया कि छात्रों की मांगों का संज्ञान लेते हुए खुद सुओ मोटो जो थे मंत्री जी ने सीधा बयान दिया कि हम इनकी मांगों को पर पूरा ध्यान देंगे और हम इनके प्रति पूरे के पूरे संवेदनशील हैं जी। और केवल उन्होंने यही नहीं किया, फिर उन्होंने देखा कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है तो भाई इस कमेटी की टर्म को कुछ एक्सटेंड किया जाए। अब एक्सटेंड करने के बाद जो कमेटी पिछले 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई वो जल्दी कैसे रिपोर्ट देती, तो उसके लिए भी सरकार के, देखिए वो किया है, आप ही लोगों ने किया है, इसीलिए लोगों को भरोसा हो गया कि आप करने वाले। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए तो कि क्या आप लोगों मैं के बीच उसी में बात पे आ रहा हूं आपके, ये राजनीतिक सहमति बन गई है कि आप सीसेट को समाप्त करेंगे, या आप अन्य पक्षों को सुनकर अब आपको लग रहा है कि शायद एक तरफा तरीके से हां कहना ठीक नहीं होगा? क्यों बरगला के रखना है? जो आप सोचते हैं वो कम से कम चर्चा परिचर्चा में तो बोलिए ताकि लोग और आपसे बहस कर सकें। आप बोलिए कि अब आपको लगता है कि इसको नहीं समाप्त करना चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम यूपीएससी की संवैधानिक संस्था है उसकी स्वायत्ता में हस्तक्षेप करें, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि इतना आप कर सकते हैं, इतना आप नहीं कर सकते हैं। जी रवीश, एक बात बड़ी तय है कि सरकार खुद के अंदर कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं है कि इसको कर डालेगी जी। इसमें 3 पक्ष हैं, एक पक्ष छात्र है, एक पक्ष यूपीएससी है, तीसरा पक्ष जो है वो कमेटी है जिसकी रिपोर्ट आई है जी। तो जाहिर तौर पर तीनों की बात सुनने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। पर मैं ये समझता हूं कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है पार्लियामेंट में बैठ के मंत्रियों की स्टेटमेंट बांट के कि कुछ ना कुछ जो लोगों को अंग्रेजी के कारण दिक्कत हो रही है, या जो लोगों को लगता है हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, या उन भारतीय भाषाओं के कारण वो प्रेजेंट सिस्टम के कारण पिछड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से राहत जरूर मिलेगी। ये कुछ ना कुछ राहत से आप क्या संतुष्ट हैं? ये एकदम गोल मटोल बात है। इनके मंत्री जी तो इतनी गोल मटोल बात करते हैं, अगर आप चाहे तो मैं कुछ तथ्य देता हूँ। 15 जुलाई को उन्होंने कहा कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाएगा। कह दिया था उन्होंने, मतलब यूपीएससी से निवेदन किया। गलत है, गलत है। तब स्वायत्तता का क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के सिलेक्शंस के प्रोसीजर को चेंज कर रहे हैं, उसकी स्वायत्तता का क्या मतलब हुआ? फिर 16 जुलाई को वो कह रहे हैं कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव सहन नहीं करेंगे। 24 जुलाई को अतारांकित प्रश्न संख्या 1760 राज्यसभा, डॉक्टर प्रदीप बालमोचू का प्रश्न था, क्या यूपीएससी भाषाई भेदभाव करती है? उसका उत्तर क्या देने? नहीं करती है। 25 जुलाई को, 24 जुलाई को ये जवाब दिया। अरे बाप रे, 24 को रिसर्च करके आए हैं? पूरा है, डॉक्यूमेंट्स हैं। एक पॉइंट और बोल लीजिए। ठीक, 24 को ही एडमिट कार्ड जारी हुए, उस दिन बच्चों की पिटाई हुई। 25 को क्या स्टेटमेंट दी? भाषाई भेदभाव नहीं होगा, कमेटी बैठ गई, 7 दिन का टाइम दीजिए। 7 दिन हो गए। आज क्या कह दिया? टाइम लिमिट तय नहीं कर सकते हैं। इतना गोल मटोल स्टैंड है। और उसके बाद अब जो बात छन के आ रही है वो ये कि हम कुछ और करने वाले हैं। और आज एक बात और बोले हैं कि बीच में 3 छुट्टियां आ गई, ईद की छुट्टी आ गई। ईद की छुट्टी पे मंत्री जी काम नहीं करेंगे, पर ईद के दिन हजारों बच्चों को लाठी से पिटवा दिया। ईद के दिन? ईद के दिन पुलिस काम करेगी, बच्चे पिटेंगे, पर हम काम नहीं करेंगे। इसका जवाब क्या देंगे? छोड़ दीजिए फिर तो। इतना सारा साल बेसिक क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे भी आज विजय जी, आज आपने जो बयान दिया वो ठीक बयान नहीं था। अच्छा कि आपने समझा दिया, तो आपको देख के लोग टीवी पर सोच रहे होंगे कि एंकर जो है वो बिहार वाले मुद्दे पर पूछेगा, पर कोई बात नहीं। योगेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, एंकर किसी भी मुद्दे पूछे, ये एंकर तो वैसे भी स्वतंत्र है बोलने के लिए। देखो एक बात, हाँ आप कह लीजिए। हाँ विजय, एक बात बड़ी तय है, ये डॉक्टर विकास हर जगह वही की वही बात कहते हैं जो ठीक नहीं है जी। पहली बात यह है कि यूपीएससी अपने आप एक संस्था है। अगर
अगर मंत्री ये कहेगा भी मैं यूपीएससी से कहूंगा कि क्या ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, मंत्री सीधा आदेश तो नहीं दे सकता सीधा कि भाई इसको कर दीजिए नहीं कर दीजिए, और उसके बाद यूपीएससी का मानना ना मानना है। उसके बाद मंत्री ने ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर वो कमेटी की रिपोर्ट लेंगे, ठीक 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट ले ली। अब ये चाहते हैं बिना पढ़े हुए उसके ऊपर एक्शन कर दे, या कमेटी फिर बनाने का फायदा क्या था? और ये कमेटी भी हमने नहीं बनाई, पहले से बनी हुई है। तो इसीलिए सरकार की केवल निंदा करने से काम नहीं चलता, सरकार के सामने बहुत दिक्कत होती है, बहुत फैसले लेने होते हैं। हमें चैनल पे बैठकर बात कहनी बड़ी ये तो बात सही है, ये तो चैनल पर मैं किसी विवाद का निपटारा नहीं करता, इसलिए मैं मुझे पता है। पर योगेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं, इस विवाद को अंग्रेजी विरोधी समझा गया, ठीक है, वो अभी विकास ने बता दिया उसको, ठीक है, अपना पक्ष रखा कि ये सिर्फ अंग्रेजी विरोधी नहीं है। एक कोई बड़ा सवाल ऐसा उभर कर आ रहा है जिसे हम ये सीसेट पेपर समाप्त करने या ना करने के विवाद में फंसकर उसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। बाकायदा रवीश भाई, मुझे लगता है इस आंदोलन ने और आज आपके प्रोग्राम ने जो बड़ा सवाल उठाया है उसकी बजाय हम कुछ छोटी चीज़ों में उलझते जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि हमारे साथी विकास जी ने स्पष्ट किया कि ये मामला हिंदी बनाम अन्य भारतीय भाषाओं का नहीं है, ये सारी भारतीय, केवल हिंदी का सवाल नहीं है, सारी भारतीय भाषाओं का सवाल है। नंबर 2, ये केवल ये सीसेट एप्टीट्यूड टेस्ट का सवाल नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, और खाली एप्टीट्यूड जांचने के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरा, ये मामला मानविकी बनाम गणित इत्यादि इस सब का नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग केवल साइंस वालों इंजीनियरिंग वालों की बपौती नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग सबको मिलनी चाहिए। तो ये विषयों का फला डिसिप्लिन वर्सेस फला डिसिप्लिन, फला सब्जेक्ट वर्सेस फला सब्जेक्ट, ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, ये सब छोटे मुद्दे हैं। और खामखा इस आंदोलन की सारी बात को इसमें उलझाया जा रहा है। जिन लेखों का आपने हवाला दिया वो लेख भी इन चीज़ों के अंदर उलझ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आंदोलन एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल उठा रहा है, वो है इस देश में भाषाई भेदभाव का। मैंने इसके लिए अंग्रेजी का तो शब्द ढूंढ सकता हूँ, आप मुझे मदद कीजिए हिंदी में इसके लिए अच्छा शब्द ढूंढने की। ये जो एपार्थाइड हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना रंग भेद के लिए, रेस के बेसिस पे एपार्थाइड जो होता था, हमारे देश में भाषा के आधार पर एपार्थाइड होता है। केवल भेद नहीं है, केवल विषमता नहीं है, ये एपार्थाइड जैसी चीज है। इस देश में अनौपचारिक अघोषित लिंग्विस्टिक एपार्थाइड है। आप बिल्कुल बुनियादी चीज देखिए, इस देश के कम से कम 80% बच्चे किसी न किसी भारतीय भाषा के अंदर हायर एजुकेशन लेते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर 80% लोग किसी न किसी भारतीय भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं। और जब इस देश के शासक चुनने का मौका आता है यूपीएससी में, मैं अभी आंकड़े देख रहा था, 80% वो होते हैं जो कि अंग्रेजी माध्यम से आते हैं। अब आप बताइए ये कैसा देश है? ये बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका वाली स्थिति है यहाँ। तो इस बड़े सवाल को इस आंदोलन ने उठाया है और मैं चाहता हूँ कि हम इस बड़े सवाल पे फोकस करें। सवाल केवल उन 9 सवालों का नहीं है जो कि सीसेट वाली चीज़ में आए हैं। मैं समझता हूँ मेरे साथी एक गहरी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे, वो ये कि इस पूरी चयन की प्रक्रिया में कदम कदम पर हर जगह घोषित और अघोषित तरीके से एक भाषा की सर्वोच्चता, अंग्रेजी के दबदबे को कायम रखा गया है। इसके ऊपर बहुत शोध हुई है दुनिया भर में रवीश भाई। पहले आईक्यू टेस्ट हुआ करते थे और आईक्यू टेस्ट में सिर्फ कुछ भाषा वाले लोग अच्छा किया करते थे, कुछ नस्ल वाले लोग अच्छा करते थे। फिर लोगों ने पाया कि दरअसल वो आईक्यू टेस्ट जो थे वो रेस न्यूट्रल नहीं थे, वो संस्कृति के हर संस्कृति को बराबर नहीं रखते थे। तो फिर आईक्यू टेस्ट बदले गए। ठीक इसी तरह से मैं आरोप लगा रहा हूं कि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट फिलहाल बने हैं, ये एप्टीट्यूड टेस्ट भाषा के प्रति सापेक्ष नहीं है। ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे नहीं हैं जो कि किसी भी भाषा में किसी भी तरह का जो टैलेंटेड बच्चा है, जो मेधावी बच्चा है, उसको पिक कर सके। और उसकी वजह से जो दिक्कत है वो है ये आईएएस का इम्तिहान सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये मुल्क अपने शासकों को ढूंढ रहा है। और जहां ये सवाल उठता है वहां अगर कोई भी भेदभाव है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर लोकतांत्रिक चर्चा होनी चाहिए। और एक आखिरी चीज है रवीश भाई, हुआ ये था कि पिछले 15-20 साल में बहुत समय बाद, पहले तो इस देश में आईएएस में सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले आया करते थे, आईसीएस के जमाने की चीज चलती रही। पिछले 15-20 साल में कुछ गंवाई बैकग्राउंड के कुछ भारतीय भाषा बोलने वाले लोग आने लगे थे
और 2011 के बाद ये फिर रिवर्स हुआ। आप ध्यान से आंकड़े देखिए, 2011 के बाद एकदम से भारतीय भाषा के सफल होने वाले लोगों की तादाद एकदम से गिर गई है। ऐसा क्यों हुआ? इसे क्यों नहीं बदला जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल है। सुधीर कृष्णा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई कहे ठीक है कि ये एक वैसे ये हिंदी की मांग या भारतीय भाषाओं की मांग आज की नहीं है, सीसर सिन्हू, मुझे याद है वो चौहान साहब जो धरना दिया करते थे, वो कई सालों तक वहीं बैठे रहे और गिनीज बुक और लिम्का बुक में उनका नाम आता रहा। खैर, पाठक जी भी वहां पर धरना देते रहे। पर सुधीर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जिस राज्य से आते हैं, आपके राज्य के भी भाषाई छात्र हैं और वो बहुत तकलीफ से, हो सकता है कि आप भी हों उसमें से। हम ये कह रहे हैं कि उन प्रतिभाओं की पहचान के लिए अंग्रेजी क्यों अनिवार्य हो। ये जो दलील दी जा रही है कि अगर आप 10वीं क्लास का अंग्रेजी पास नहीं कर सकते हैं तो आप IAS नहीं बन सकते हैं, और आप जिस जनता से डील करते हैं एक अफसर बन के, वो जनता 90% आप किसी भी राज्य में चले जाएं, वो अंग्रेजी वाली जनता नहीं है। वो या तो हिंदी वाली है या बांग्ला वाली है या गुजराती है या तमिल वाली जनता है। तो फिर उसकी तरफ परीक्षा का जो भार है, वेट है, वो उसकी तरफ क्यों ना झुका रहे, बजाय इसके कि वो अंग्रेजी की तरफ झुका रहे। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होना बहुत आवश्यक है। एप्टीट्यूड टेस्ट 2011 से जो हुए हैं वो अलग कमेटी की 2001 की रिपोर्ट के बाद से जारी ठीक है, और अलग कमेटी ने जो अलग किसी ने विरोध नहीं किया है। वो आज भी बहुत, योगेंद्र जी ने भी कहा है और विकास ने भी कहा है सर कि हमें एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, एप्टीट्यूड है ना, ये क्लियर है जी, ठीक है, चाहिए। ये तो एक बात जरूरी है। दूसरा ये कि एप्टीट्यूड टेस्ट का मेजरमेंट जो है वो हर एक प्रांतीय भाषाओं में होना चाहिए। केवल इंग्लिश और हिंदी 2 भाषा में करना उचित नहीं है, सभी भाषाओं में करना चाहिए। नंबर 3, एप्टीट्यूड टेस्ट से अंग्रेजी का जो क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, उनको हटा देना चाहिए। वो इसलिए कि ये एप्टीट्यूड का टेस्ट है और कॉम्प्रिहेंशन की बात जहां तक है वो रीजनल लैंग्वेज में भी उसके थ्रू कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट हो सकता है। चौथा ये कि मेंस एग्जामिनेशन में अंग्रेजी और हिंदी के क्वालिफाइंग पेपर हैं, जिसके द्वारा जो कैंडिडेट हैं उनको राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी जो कि प्रशासनिक भाषा सामान्य रूप से हो गई है, उस सब का कॉम्प्रिहेंशन उनको मेंस में क्वालिफाइंग पेपर के थ्रू उसको पास कर लेते हैं। तो इसलिए ये सीसेट में इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। और ये भी मैं कहूँगा, आपने शुरू में ही कह दिया था कि ट्रांसलेशन के बारे में आप बहुत नहीं कहना चाहते, बस मैं एक बात ये कहूँगा कि ट्रांसलेशन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। मेरा ये भी सुझाव है कि इस पर चर्चा हो गई थी। पर सुधीर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पूरी जिंदगी इस सेवा में काट ली है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जो 8-9 जो सवाल हैं अंग्रेजी के हटा देने चाहिए, तो इसके पीछे जरूर आपके अपने कारण रहे होंगे जो इन छात्रों से अलग रहे। हम ये जानना चाहते हैं क्यों आप इस तर्क पर पहुंचे, आप क्यों इस तर्क पर। एक मिनट सर, एक सुधीर जी मेरे सवाल को सुन लीजिए। सुधीर जी, सॉरी, मैं कह रहा था कि आप क्यों इस तर्क पर पहुंचे कि अंग्रेजी के सवालों को हटा देना चाहिए, और आप क्यों इस तर्क पर पहुंचे कि हिंदी ही नहीं अंग्रेजी के साथ साथ तमाम भारतीय भाषाओं में पर्चे दिए जाने चाहिए विद्यार्थियों को हल करने के लिए। अगर एप्टीट्यूड का टेस्ट लेना है तो मराठी में लो, गुजराती में लो, तमिल में लो, तेलुगु में लो। ये क्या आप अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं या किसी अन्य कारणों का? हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, शायद आपका तजुर्बे से कुछ और जवाब निकल पाए सर। जी, क्योंकि जो एप्टीट्यूड है उसका टेस्ट लेना जिस भाषा में कैंडिडेट सबसे अच्छे ढंग से अपने एप्टीट्यूड का परिचय दे सकेगा, परीक्षा दे सकेगा, उसमें करना चाहिए। और ये कोई उसके ज्ञान का टेस्ट नहीं है, एप्टीट्यूड का टेस्ट है। जो उसके मौलिक एप्टीट्यूड है वो जिस भाषा में अभिव्यक्ति अच्छी कर सकेगा उस भाषा में लेना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि अंग्रेजी हटाने की बात मैंने इसलिए सजेस्ट करी है क्योंकि मेंस में ऑलरेडी क्वालिफाइंग पेपर है अंग्रेजी का, इसलिए दोबारा यहाँ पे उसको लेने की आवश्यकता अभी नहीं लग रही है, इसलिए मैंने ये बात कही। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये जो सीसेट है इसको एक पूरा का पूरा हटाने पर भी विचार देने की आवश्यकता है। क्यों? वो इसलिए कि जितने एक डजन एग्जामिनेशंस हैं जिसके लिए अलग अलग किताबें ये बेचारे बच्चे पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें, अगर उनको 12 जगह के एग्जाम देने, सबके एप्टीट्यूड टेस्ट का अलग नमूना है। तो जैसे कि अमेरिका में है जीमैट एग्जामिनेशन है जो कि तरह तरह के जगह पे काम आता है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दें जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी कोई कर ले
और उसका रिजल्ट जो है वो अपने आप न केवल यूपीएससी में बल्कि जगह जगह पर उसको यूज कर लें। तो ये बच्चों की ये बिला वजह की जो है एग्जामिनेशन, एक नौकरी के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ना अनावश्यक है। एप्टीट्यूड के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना ठीक है, लेकिन एप्टीट्यूड के बारे में वो अलग अलग किताबें पढ़ना अनावश्यक है पूरा, इसको हटा भी देना चाहिए। ठीक है। और एक गैट शुरू कर सकते हैं जो कि जीमेट की जगह हो जाए। ठीक है, मैं चाह रहा था थोड़ा आराम से आप क्यों। और मेरा एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सभी से मेरा एक सुझाव एक ये है कि यूपी जो संविधान में जो प्रोसीजर है उसके मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है और ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगी कि अखिल भारतीय सेवाओं में किस तरह से एंट्री की जाएगी और किस तरह से उनकी सेवाओं की शर्तें होंगी। तो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट बना 1951 में। उस एक्ट में 2 लाइन का उसमें पढ़ना चाहूंगा। सेक्शन 3(1) में लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट्स कंसर्न इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ J&K एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट make rules for regulation of recruitment and the condition of service of persons appointed to an all India service। तो मेरा ये कहना है कि ये जो रूल बनाने का रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है ये भारत सरकार को बनाना है, यूपीएससी को नहीं बनाना है। ये धीरे धीरे करके भारत सरकार ने यूपीएससी को हैंडओवर कर दिया है। ये कानून के और संविधान के अलाइनमेंट नहीं है। तो मेरा ये उसमें कई बातें हैं। देखिए, हम लोग इसको सुपरफिशियल में आके सीसेट में उलझ गए हैं, क्योंकि इसका फंडामेंटल ये है कि अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं अलग अलग हैं, लेकिन एग्जामिनेशन कॉमन कर दिया। जो भारत सरकार अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उसका डेफिनेशन ये है कि वो भारत सरकार और राज्यों को साथ साथ उपलब्ध होती हैं। जो तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस, ये राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं और इसमें प्राइमरी कंट्रोल भारत सरकार का नहीं बल्कि राज्य सरकार का होता है। जबकि केंद्रीय सेवाओं में जैसे मान लीजिए कि ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है या फिर सिविल अकाउंट सर्विस है या पोस्टल सर्विस है, इसमें केंद्र सरकार का पूरा कंट्रोल है और होना भी चाहिए। लेकिन एग्जामिनेशन में दोनों को मिक्सअप करके सब कंफ्यूजन हो गया है। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका जो परीक्षा का प्रणाली है, जो भी फ्रेमवर्क है, वो भारत सरकार को इस कानून के सेक्शन 3(1) के तहत राज्य सरकारों से मशविरा करके और उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, गजट में पब्लिश करना पड़ेगा। यूपीएससी को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये भारत सरकार यूपीएससी सलाह ले सकती है आवश्यक, लेकिन वो यूपीएससी को पूरा सौंप देना जो है वो मेरे हिसाब से, मेरी रीडिंग ये है कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के मुताबिक नहीं बनता है।